हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं रामदेव प्रजापत उड़ान क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको 12th आरबीसी की फिजिक्स की क्लास लूँगा, जिसमें चैप्टर फर्स्ट के बारे में बताऊंगा, यानी कि फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो आज अपन शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ होता है विद्युत चुंबकत्व। इसको अपन दो भागों में विभाजित करेंगे। एक करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर वैद्युतिकी, और दूसरा करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि विद्युत चुंबक। तो वापस अपन यहाँ आ जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, यानी कि जिसे बोलते हैं आवेश, और स्टैटिक का मतलब हुआ रेस्ट यानी कि स्थिर, यानी कि चार्ज इन रेस्ट और आवेश की स्थिर अवस्था। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि विद्युत चुंबक। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और मैग्नेट मतलब चुंबक, यानी कि अब अपन वापस यहाँ आ जाते हैं कि आवेश की स्थिर अवस्था में क्या होता है। तो आवेश की स्थिर अवस्था में आवेश है वो अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। केवल क्या करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये जो टॉपिक है ये वाला, ये आपके एक यूनिट है। एक क्या है? यूनिट है। वो यूनिट है वो फर्स्ट है, और इस फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर है। फर्स्ट टू 4 चैप्टर, 4 चैप्टर है एक फर्स्ट यूनिट के अंदर, जिसमें अपन पूरे में पढ़ेंगे कि आवेश है वो स्थिर अवस्था में है। और ये बोर्ड एग्जाम में 7 अंक की होती है, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी का जो पोर्शन है फर्स्ट यूनिट का, वो आपके बोर्ड क्लासेस में 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि चार्ज और मैग्नेट। इलेक्ट्रो का मतलब हुआ चार्ज, चार्ज है, और मैग्नेटिक का मतलब हुआ मैग्नेट, चुंबक। तो इस स्थिति में जब अपन आएंगे तो इसमें आवेश है वो गतिशील अवस्था में होगा, और जब आवेश गतिशील अवस्था में होता है तो वो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, साथ में वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। यानी कि गतिशील जो आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। और त्वरित जो आवेश होता है, इसमें अभी त्वरित की बात नहीं है, आगे पढ़ेंगे अपन। तो त्वरित की बात होती है, तो त्वरित जो आवेश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे बनाता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है। अब अपन बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी की, इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो ये जो 4 चैप्टर है, फर्स्ट से 4 चैप्टर है, इसमें अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक की ही बात करेंगे। यानी कि पहले में अपन आवेश, विद्युत क्षेत्र वगैरह, उसके बाद दूसरा इसका चैप्टर आ जाता है, उसमें गाउस का नियम, और तीसरे चैप्टर में विद्युत विभव, और चौथे चैप्टर में विद्युत धारिता के बारे में बात करते हैं। तो ये जो चारों चैप्टर है वो जो फर्स्ट यूनिट में आ रहा है, वो चारों ही स्थिर वैद्युतिकी का ही भाग है। तो अब अपन बात करते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा क्या है। तो स्थिर वैद्युतिकी यानी कि ये एक भौतिक विज्ञान की क्या है? एक शाखा है, जिसमें केवल स्थिर आवेशों के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं, ये स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा हो गई। अब अपन बात करते हैं आगे चार्ज की, आवेश की, कि आवेश क्या होता है। तो आवेश एक पदार्थ का विशेष गुण होता है। आवेश क्या होता है? एक पदार्थ का विशेष गुण होता है, जो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र
उत्पन्न करता है या फिर उसका अनुभव करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। यानी कि आवेश पदार्थ का एक विशेष गुण होता है जो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर उनका क्या करता है, अनुभव करता है। तो पदार्थ के इस विशेष गुण को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब अपन बात करेंगे आवेश की प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि आवेश के गुणधर्म। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है। तो प्रकृति के अंदर बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत उदासीन होते हैं, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, उसको आवेशित करना पड़ता है। आवेशित करने की प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि या तो उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं या फिर उस पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया में अपन को कोई बाह्य कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार अपन किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो ये आवेशित करने की प्रक्रिया जो मेथड है वो अपने तीन है। एक घर्षण विधि द्वारा अपन आवेश प्राप्त कर सकते हैं, एक चालन विधि द्वारा आवेश प्राप्त कर सकते हैं और तीसरा प्रेरण विधि द्वारा आवेश प्राप्त कर सकते हैं। तो इन तीनों मेथड के बारे में अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अपन आगे बात करते हैं इसके गुणधर्म नंबर सेकंड की। अब अपन बात करते हैं आवेश की गुणधर्म की सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में अपन बात करते हैं कि ये तीन वस्तु है, 1, 2 और 3। अब अपन किसी तरीके से यहां से इस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो पीछे धनात्मक आवेश अधिकता हो जाती है। यानी कि जैसे अभी पहले आपने बताया था कि प्रकृति में सभी धात्विक जो पदार्थ है वो विद्युत उदासीन होती है, क्योंकि जो धात्विक पदार्थ जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या दोनों की बराबर होती है। तो इस कारण से उस पर कुल आवेश है वो क्या होता है, शून्य होता है। अब अगर अपन ये पदार्थ ले लें और इसमें किसी तरीके से अपन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन उसकी संख्या अधिक हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे कि अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कम है और प्रोटॉन ज्यादा है, तो ये जो वस्तु है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। उसी प्रकार अपन किसी और तरीके की सहायता से एक ये दूसरी वस्तु है इसमें अपन इलेक्ट्रॉन दे दें, तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी और प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो ये वस्तु हो जाएगी नेगेटिव। उसके बाद में अपन तीसरी की बात करते हैं कि इस वस्तु पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या है, इक्वल है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, यानी कि जीरो होगा, ये उदासीन होता है। ये क्या है, उदासीन। इनकी प्रकृति में सभी वस्तुएं क्या होती हैं, उदासीन होती है। किसी तरीके से अपन इलेक्ट्रॉन निकाल लें या इलेक्ट्रॉन दे दें तो उस स्थिति में ही वो वस्तु में क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, यानी कि एक होता है धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। ये उदासीन कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। अब अपन बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। तो अगली प्रॉपर्टी में ये कहते हैं कि भाई जो समान प्रकृति के आवेश है, समान प्रकृति के कैसे, जैसे एक प्लस आवेश है और दूसरा भी क्या है, प्लस आवेश है, या फिर एक माइनस आवेश है और दूसरा भी माइनस आवेश है। तो अगर समान प्रकृति के आवेश ऐसे रख दिए, जैसे ये प्लस प्लस रख दिया, ये माइनस माइनस रख दिया, तो ये जैसे ही आवेश पास पास होंगे तो इनकी स्थिति में इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, यानी कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत प्रकृति के हो जाए, यानी कि एक प्लस है और दूसरा माइनस क्या हो जाए,
तो विपरीत प्रकृति में होते ही इनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। यानी कि समान प्रकृति के हो गए तो इनके मध्य दुश्मनी, और विपरीत प्रकृति के होंगे तो इनके मध्य दोस्ती होगी। अब अपन बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट में अपन बात करें कि आवेश जो होता है वो हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होता है। बिना द्रव्यमान आवेश संभव नहीं है। कैसे? कि जैसे देखो, सबसे छोटा से छोटा कण होता है इलेक्ट्रॉन, उसका द्रव्यमान अपन ने पढ़ाई है 9.1 × 10⁻⁻31 kg होता है, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। और उसी प्रकार अपन देखें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 kg, और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो परिमाण में समान होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड में सेम है, नंबरिकल वैल्यू उनकी दोनों की क्या है, सेम है। बट इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। अब अपन एक तीसरे और पार्टिकल्स की बात करते हैं, वो होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अप्रोक्सीमेट प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है। ये तीनों चीजें इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि भाई कोई भी वस्तु है तो उस पर आवेश है तो 100% उसका द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान है तो ये जरूरी नहीं है उसका आवेश भी हो। तो ये देखो, छोटे से छोटे पार्टिकल है, इसका द्रव्यमान है और इस पर आवेश भी है, लेकिन यहाँ पे देखें तो इसका द्रव्यमान है लेकिन आवेश नहीं है। तो अपन यहां से फिफ्थ पॉइंट में कहेंगे कि आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होता है, बिना द्रव्यमान आवेश संभव नहीं है। अब अपन बात करते हैं आगे 6 पॉइंट की। तो आवेश अदिश राशि होती है। उसके बाद 7 पॉइंट की, तो आवेश की विमा। तो आपने 10th क्लास में पढ़ाई है कि आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है विद्युत धारा इक्वल टू आवेश अपॉन समय। तो I इक्वल टू Q अपॉन T। विद्युत धारा को I से लिखते हैं, आवेश को Q से, समय को T से। तो Q इक्वल टू 8 I और T। तो इसकी विमा हो जाएगी A और T। अब अपन बात करते हैं इसके गुणधर्म की 8वीं प्रॉपर्टी, यानी कि आवेश की 8वीं गुणधर्म। तो इसमें अपन बात करते हैं आवेश का मात्रक। तो देखिए, आवेश के मात्रक को अपन 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले MKS SI यूनिट सिस्टम, फिर CGS, और उसके बाद विद्युत चुंबकीय मात्रक। विद्युत चुंबकीय मात्रक क्यों? क्योंकि आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, इसलिए ये चुंबकीय क्षेत्र से भी संबंधित होता है, इसलिए इसका अपन विद्युत चुंबकीय मात्रक भी लिखेंगे। तो सबसे पहले MKS में इसका मात्रक होता है कूलम, और CGS में होता है स्टेट कूलम, या फिर अपन कह सकते हैं फ्रैंकलिन। और विद्युत चुंबकीय जो मात्रक होता है वो होता है एब कूलम, जिसको ABC से डिनोट करते हैं, एब कूलम। अब उसके बाद में इसमें आपस में संबंध क्या कि भाई एक कूलम जो होता है वो 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम के बराबर होता है, और एक जो कूलम होता है वो 1/10 एब कूलम के इक्वल होता है। ये इसमें आपस में संबंध हो गया। अब उसके बाद आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कई बार क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है, ये इंपॉर्टेंट है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, तो वो होता है फैराडे। जो एक फैराडे जो होता है वो होता है 96,500 कूलम के इक्वल होता है। एक ये है फैराडे, एक होता है फेरेड, जस्ट थोड़ा सा चेंज है फैराडे और फेरेड में। तो फेरेड जो होता है वो अपन 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, विद्युत धारिता, उसका मात्रक होता है, ना कि आवेश का। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि फेरेड मतलब आवेश, फैराडे तो उसका मतलब हो गया धारिता। ठीक है।
आवेश का सबसे छोटा जो मात्रक होता है वो होता है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन कहो चाहे स्टेट कूलाम कहो, एक ही बात है, ठीक है। अब अपन 9 पॉइंट की बात करते हैं कि आवेश की छोटे रूप में भी अपन लिख सकते हैं। एक मिली कूलाम की इक्वल टू होता है 1 × 10⁻³ कूलाम। उसके बाद एक माइक्रो कूलाम होता है वो 1 × 10⁻6 कूलाम होता है। एक नैनो कूलाम 1 × 10⁻9 कूलाम, और 1 पीको कूलाम इक्वल्स टू 1 × 10⁻12 कूलाम। ये इसको छोटे रूप में भी अपन लिख सकते हैं। ये मोस्टली माइक्रो कूलाम का क्वेश्चन भी आता है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं 10। आवेश हमेशा संरक्षित होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि आवेश जो होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है। यानी कि अगर अपने पास दो वस्तुएं हैं तो एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में अपन स्थानांतरण कर सकते हैं, लेकिन आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए अपन कहते हैं कि आवेश हमेशा संरक्षित होता है। उसके बाद आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता का मतलब हुआ, नेक्स्ट पॉइंट है, आवेश की योज्यता का मतलब हुआ कि भाई कोई भी एक वस्तु है उस पर टोटल जो आवेश होगा वो आवेश उस वस्तु पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या मतलब हुआ कि भाई कोई भी एक वस्तु है, उस वस्तु पर जो नेट आवेश होगा, नेट जो चार्ज होगा, वो उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के इक्वल होता है। जैसे ये एक कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पर +1 कूलाम पड़ा है, यहाँ पे +3 कूलाम पड़ा है, यहाँ पे -4 कूलाम पड़ा है, यहाँ पे +5 कूलाम पड़ा है। तो ये वस्तु है, इस पर इतने आवेश है, तो अब इसका टोटल चार्ज होगा वो होगा Q = 1 कूलाम +3 कूलाम +5 कूलाम -4 कूलाम, यानी कि Q = ये हो गया अपना 5 कूलाम। देखिए ये 1 कूलाम, ये 3 कूलाम, 4 कूलाम, और ये माइनस का 4 कूलाम कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया 5 कूलाम। यानी कि आवेश जो होता है वो किसी वस्तु पर सभी आवेशों के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। नेट जो चार्ज होता है वो एल्जेब्रिक सम के इक्विवेलेंट होता है। अब अपन बात करते हैं इसकी नंबर प्रॉपर्टी 12 में क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे क्वेश्चन भी आता है, नंबरिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो आवेश का क्वांटीकरण का मतलब हुआ कि जो आवेश है वो हमेशा अपना कुछ एक न्यूनतम मान होता है उसके पूर्णांक में होता है। जैसे अपन बात करें रुपए, तो रुपए तो लाख रुपए, 10 लाख रुपए, ऐसे बहुत सारे हो गए, लेकिन उसकी मार्केट में सबसे छोटी वैल्यू जो होती है वो 1 रुपये होती है। अभी जो करंट में जो चल रही है वो 1 रुपया सबसे छोटी वैल्यू है। तो उसी टाइप से चार्ज बहुत सारा हो सकता है, लेकिन उसकी सबसे एक छोटी वैल्यू होती है। वो वैल्यू केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर पाई जाती है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा होती है वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होती है। वो आवेश का सबसे छोटा मान होता है, ठीक है। तो आवेश के क्वांटीकरण का मतलब हुआ कि आवेश हमेशा अपने न्यूनतम मान के पूर्णांक में होता है। अतः अपन लिख सकते हैं कि आवेश यहां लिख दिया पूर्णांक इंटू
आवेश का न्यूनतम मान। आवेश को अपन लिखते हैं Q से, इक्वल्स टू पूर्णांक को लिख दिया मैंने N से, और आवेश का न्यूनतम मान होता है उसको लिखते हैं E। E के ऊपर ऐसे नहीं लगाएंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन हो जाता है प्रॉपर। तो चार्ज जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या लिखते हैं, स्मॉल e लिखते हैं, और यहाँ पे प्लस माइनस लिखते हैं। तो Q बराबर प्लस माइनस NE। N क्या है, पूर्णांक है, और E क्या है, आवेश का न्यूनतम मान। ये आवेश का न्यूनतम मान किस पर मिलता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे मिलता है। यानी कि N की जगह जहां N पूर्णांक है और इसकी वैल्यू जो है 0, 1, 2, 3 डॉट 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 ऐसे हो सकता है, और E आवेश का न्यूनतम मान है। आवेश का क्या है, न्यूनतम मान है, और यह इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन पर विद्यमान होता है। यानी कि E की जो वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसके बेस पे, यानी कि ये जो फॉर्मूला है इसके बेस पे अपना एक क्वेश्चन भी होता है। चलो अपन इसके एक क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अपन आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किसी धातु के गोले को 1 कूलाम से आवेशित करना है। कोई एक धातु का गोला है, उसे 1 कूलाम आवेश से आवेशित करना है। तो ये कह रहा है उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। दे भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि निकालना है, दे भी सकते हैं अपन इलेक्ट्रॉन। तो अपन जानते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Q इक्वल्स टू 1 कूलाम, आवेश का मान दिया हुआ है, और ये जानते हैं कि आवेश का जो सबसे छोटा मान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ा था, Q इक्वल्स टू NE, यानी कि N इक्वल्स टू Q अपॉन E। Q का मान रख दिया, E का मान रख दिया कैलकुलेशन की, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि उस धातु के गोले से इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। कितने, इतने। तो उस पर आवेश है वो कितना हो जाएगा, 1 कूलाम हो जाएगा। तो इसमें से निकाल भी सकते हैं और इसको दे भी सकते हैं, दोनों ऑपरेशन। अब इसमें क्वेश्चन में ये स्पष्ट लिख दिया है कि निकालने पर, तो निकालेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी हुई, और इलेक्ट्रॉन की जब कमी हुई तो ये जो धातु का गोला है वो होगा पॉजिटिव। धातु का गोला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इसको देते, इतने ही देने पड़ते, तो उस कंडीशन में ये धातु का गोला नेगेटिव हो जाता। अब आपको एक बात बताते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकाले, तो इलेक्ट्रॉन के बराबर तो आवेश प्रोटॉन पर भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि जो परमाणु होता है उस परमाणु में नाभिक में प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को अपन आसानी से वहां से रिमूव कर सकते हैं या फिर उसको दे सकते हैं, प्रोटॉन को नहीं कर सकते। इसलिए इलेक्ट्रॉन ही निकाला या फिर दिया जाता है, तभी वस्तु है वो आवेशित होती है। अब अपन बात करते हैं, कुछ आवेशित कण हैं, उसके द्रव्यमान और उस पर आवेश कितना होता है। इसके क्वेश्चन भी आते हैं नंबरिकल, कई बार पूछते भी हैं। तो एक सारणी टेबल बना दी मैंने, उसमें क्रम संख्या लगा दी, सीरियल नंबर, चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण, द्रव्यमान और आवेश। सबसे पहले
वैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया था, इलेक्ट्रॉन उसका द्रव्यमान इतना और चार्ज इतना होता है, पहले बता दिया है। प्रोटॉन, प्रोटॉन का भी बता दिया है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का भी बता दिया है। ठीक है, अब उसके बाद में एक पार्टिकल आता है, आवेशित कण आता है ड्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है वो होता है इस प्रोटॉन के द्रव्यमान के डबल होता है, यानी कि ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। और आवेश जो होता है वो प्रोटॉन के इक्वल ही होता है। अब उसके बाद में आता है अल्फा कण। तो अल्फा कण में क्या है, अल्फा कण का जो मास है वो प्रोटॉन के क्या होता है, 4 गुना होता है। और आवेश जो होता है वो प्रोटॉन के ट्वाइस होता है, डबल होता है। और बीटा कण, तो बीटा कण पर जो मास होता है वो सेम इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। और आवेश वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है।